आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं दीपाली राणा और मार्केट का पूरा एक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो एक्सक्लूसिव सीएनबी से आवाज को मिल रही है। और खबर यह है कि रेल लैंड लीज पॉलिसी में बदलाव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। आज कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। क्या डिसीजन लिया गया है और बेसिकली कंटेनर कॉर्प के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, बताइए क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, क्या है पूरी खबर और क्या असर इसका होगा? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ ही मिनटों पहले कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी की समीक्षा को मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी के तहत रेलवे की लैंड लीज लाइसेंस फी जो उसको कहते हैं LLF, उसको घटाने का फैसला लिया गया है। वो लैंड लाइसेंस फी जो है अभी 6% है, उसे घटा करके 1.5% करने का फैसला लिया गया है। 1.5% का मतलब ये हुआ कि जमीन की बाजार कीमत जितनी होगी उस कीमत का 1.5% सालाना आपको लैंड लाइसेंस फी देना पड़ेगा। अभी ये करीब 6% के आसपास होता था, तो एक बड़ी राहत मिली है। और एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पहले लीज जो है, रेलवे की लैंड लीज जो है वो 5 साल के लिए दिया जाता था, लेकिन अब वो लीज जो है 5 साल के लिए नहीं 35 साल तक के लिए दिया जा सकेगा। लैंड लाइसेंस फी घटाने का फैसला और ये लीज की अवधि बढ़ाने का फैसला दोनों काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें 2 खास शर्तें जोड़ दी गई, वो शर्त भी काफी सकारात्मक है। शर्त कहें या फिर सपोर्टिव एलिमेंट जोड़ा गया है, वो ये है कि जिन कंपनियों के पास अभी रेलवे की लैंड है पुराने लीज पॉलिसी के तहत, वो चाहे तो नई लीज पॉलिसी के तहत अपने आप को ला सकते हैं। जाहिर तौर से मतलब ये हुआ कि जो कंपनियां अभी पुरानी लैंड लीज पॉलिसी के तहत रेलवे की जमीन रख रही हैं वो नई लैंड लीज पॉलिसी में आ सकती हैं, आएंगे जाहिर तौर पर, क्योंकि काफ़ी सस्ता ऑफर यहाँ पर मिल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो छूट दी गई है, ये जो रियायत दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्गो एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनियों के लिए दी गई, सभी के लिए नहीं है। ध्यान दीजिए, सिर्फ कार्गो एक्टिविटीज़ करने वाली कंपनियों को दी गई है। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है, औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। 3 बजे कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हो सकता है कि कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया जाए, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी मिल गई है। अगर आपके पास समय हो तो बताऊंगा कि किस तरीके से कंपनियों के लिए फायदेमंद है। बताइए बिल्कुल लक्ष्मण कि कंपनियों किस तरीके से फायदा होगा, क्योंकि मुझे याद है जब इस बात का जिक्र हुआ था कि इस पॉलिसी में बदलाव हो सकते हैं, तो ये आकलन पहले से किया जा रहा था कि कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे कंटेनर कॉर्प जिनको 15-20% तक का भी फायदा होगा अगर अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो। अब आप बताइए कंपनियों के हिसाब से क्या मायने हैं, किन किन कंपनियों को फायदा होगा? बिल्कुल, कंपनियों के हिसाब से कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कॉनकॉर के लिए, कंटेनर कॉरपोरेशन के लिए से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। ये महत्वपूर्ण इस वजह से माना जा रहा था कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सरकारी कंपनी होने के नाते अप्रैल 2020 से पहले यानी 31 मार्च 2020 तक खास सुविधा एंटरटेन करती थी। उनको लैंड लाइसेंस फी काफ़ी रियायती दरों पर दी जाती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से रेलवे ने एक नया फरमान जारी कर दिया गया और ये कहा कि सिर्फ कॉनकॉर को हम छूट नहीं देंगे, कॉनकॉर को भी पूरा जो बाकी प्राइवेट कंपनियों के लिए लैंड लाइसेंस पॉलिसी है वही लागू होगा। इसका नतीजा ये निकला कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी लैंड लाइसेंस फी बढ़ा दी गई, जो बढ़ा करके 6% कर दी गई। और इसका नतीजा ये निकला कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भारी भरकम बोझ पड़ गया। FY20 में 140 करोड़ रुपए से बढ़कर FY21 में 590 करोड़ रुपए का बोझ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे पड़ गया था। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण इस वजह था कि कम से कम 25 इनलैंड कंटेनर डिपो जो ICT जो है रेलवे के जमीन पर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। और आज की तारीख में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है 30.8% और अभी सरकार की हिस्सेदारी 54.8% है। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर जब ये नई शर्तें लागू की गई थी अप्रैल 2020 में, उस वक्त सरकार कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश की तैयारी कर रही थी। इसके बाद विनिवेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति जताई थी। फिर रेलवे मंत्रालय, विनिवेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में कई दौर की बैठकें चली। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने कहा था कि इस नई लैंड लाइसेंस पॉलिसी के तहत कॉनकॉर का विनिवेश किया जाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो आखिरकार इस दबाव में आकर के और चारों तरफ से चौतरफा
दफा सुझाव लेकर के सरकार ने यह तय किया है कि लैंड लाइसेंस फी घटाया जाएगा, लैंड की लीज की अवधि बढ़ाई जाएगी। और महत्वपूर्ण बात, एक बात बताना भूल गया था कि अगले 5 साल में 1-2 नहीं 300 पीएम गति शक्ति टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया गया। टर्मिनल का मतलब हो गया कि आईसीडी, जैसे कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आईसीडी है, इस तरह से 300 पीएम गति शक्ति टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया गया है। तो ये न सिर्फ रोजगार के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, रेलवे के लैंड मोनेटाइजेशन के लिहाज से फायदेमंद है, बल्कि तात्कालिक तौर पर कह सकते हैं कि कॉनकोर हो या फिर दूसरी कंपनियां जिसके पास रेलवे की लैंड है लीज पर, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला है। फिर से दोहरा दूं, ये सरकार की औपचारिक जानकारी नहीं है, इस सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी है। यह भी बताना जरूरी होगा कि सबसे पहले सीएनबीसी आवाज ने बताया था कि लैंड लाइसेंस फी घटाकर 1 से 1.5% किया जाएगा और लीज की अवधि बढ़ाई जाएगी, और सीएनबीसी आवाज की खबर हूबहू साबित हुई हमेशा की तरह। तो 700 के पार कंटेनर कॉर्प अब 704 दिन के ऊपरी स्तरों पर एक शार्प स्पाइक स्टॉक में इस खबर के बाद आते हुए। और जैसे लक्ष्मण ने बताया कि जो लैंड लाइसेंस फी पॉलिसी है उसको तो लागू किया ही गया है, नीति आयोग ने पहले ही रिकमेंडेशन रखी थी। लेकिन जो बात लक्ष्मण ने बाद में बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो डाइवेस्टमेंट होना है कंटेनर कॉर्प का, जो सरकार को अपना हिस्सा बेचना है, उस हिसाब से के मद्देनजर भी ये इंपॉर्टेंट खबर है। लक्ष्मण, जैसे कि आपने कहा, पहले भी इसका आकलन लगाया जा रहा था कि जो ये लैंड लीज फी है इसको कम करना है, और इसलिए भी क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो कंटेनर कॉर्प में बढ़ता हुआ दिखे। तो ये मान के चला जाए कि ना ही सिर्फ कंटेनर कॉर्प के लिए ये अच्छी खबर कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से है, बल्कि इसलिए भी है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, उनका इंटरेस्ट कंटेनर कॉर्प की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू की, रोड शो किया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को नियुक्त किया, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जगह जगह गए, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे को उजागर किया था वो था आपको कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर थोपी गई बढ़ी हुई लैंड लाइसेंस फी। और उसी प्रेजेंटेशन में अपनी तरफ से कहा था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने, अगर आप इस पॉलिसी के तहत, मौजूदा पॉलिसी मैंने अब तक कैबिनेट के फैसले से पहले जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत जाएंगे तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा घट जाएगा, निवेशक दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। और उसी प्रेजेंटेशन में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ने कहा था कि आप ना सिर्फ लैंड लाइसेंस फी घटाइए, और लैंड लाइसेंस फी घटाने का 3 से 4 फार्मूला दिया था, और फार्मूला दे करके उसको 1 से 1.5% करने का फैसला लिया था। उस वक्त ही हमने यह खबर रिपोर्ट की थी, और साथ ही ये भी बताया था कि इसकी अवधि को, लीज की अवधि को बढ़ाना होगा, क्योंकि हर 5 साल पे रिन्यू करना पड़ेगा, तो अनिश्चितता का माहौल रहता है, तो अनिश्चितता के माहौल में कोई निवेशक नहीं आना चाहेगा। तो आप 5 साल क्यों? क्योंकि लंबी अवधि का बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े लंबी अवधि के बिजनेस होते हैं, तो 5 साल क्यों, कम से कम 35 साल किया जाए। तो आज वही हुआ, कैबिनेट ने 35 साल लीज की अवधि बढ़ाने का भी फैसला लिया। चूंकि ये सिर्फ कार्गो एक्टिविटी करने वाले कंपनियों के लिए फायदेमंद है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फायदा जिन कंपनियों को होगा उनमें से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कार्गो एक्टिविटी करने वाली दूसरी कंपनियां जो रेलवे की जमीन को लीज पर ले रखी हैं। तो इससे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश का रास्ता काफ़ी साफ नहीं हो रहा है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो रहा है। विनिवेश को बच्चों पर अब तक जो ठंडी पड़ी थी सरकार की गाड़ी, वो मुझे लगता है इसके बाद थोड़ी सी तेज रफ्तार पकड़ेगी। और रफ्तार तो कंटेनर कॉर्प का स्टॉक भी पकड़ रहा है, क्योंकि अब ये 709 पर कर रहा है कारोबार। गाबा साहब को जोड़ लेते हैं प्रकाशगाबा.com के। गाबा साहब, 709 पर है कंटेनर कॉर्प। जो खबर लक्ष्मण जी ने बताई वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसी का रिएक्शन भी आ रहा है। लेकिन जो बात सबसे अहम है, जो इस स्टॉक को फिलहाल ड्राइव कर रही है, वो ये कि जो हिस्सा बिक्री का प्रोसेस है शायद वो यहाँ से एक्सपर्टाइट होता हुआ दिखे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन, उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अब आप बताइए, कंटेनर कॉर्प 707, 708 के लेवल्स पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़िया है, 600, 650 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मेरे ख्याल से जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है कि अपनी मिलना चाहिए। आज का मूव भी बरकरार है, मेरे ख्याल से सिर्फ 660, 70 का एक स्टॉप लगा चले, पॉसिबल है कि ये 750 तक जा सकता है आते दिनों में। यस, कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा लगता है, और एक बार 750 चला गया तो ऐसी टेरिटरी में चला जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगा। 712 पर, 713 पर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 6.5% की मजबूती के साथ। गाबा साहब का मानना है 750 तक जा सकता है ये स्टॉक। तो लक्ष्मण जी की खबर जो पहले बताई गई थी उसका असर हुआ है। औपचारिक ऐलान अभी आना बाकी है, लेकिन कैबिनेट की जो मीटिंग खत्म हुई है, जो सोर्सेस के थ्रू जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये डिसीजन लिया गया है। औपचारिक ऐलान क्या इंतजार रहेगा, लेकिन स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर 714 पर इनफैक्ट अभी आ चुका है।
6.7% की तेजी के साथ। लेकिन चलिए फटाफट से मार्केट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी आपको 17,600 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देगा, हालांकि लाल निशान में है, 40 पॉइंट नीचे है, लेकिन 17,600 को होल्ड कर रहा है। वॉल्टिलिटी हम कल की तरह एक बार फिर से आज के सेशन में देख रहे हैं, लेकिन दिन के लोअर लेवल से सुधरा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो यहाँ भी वॉल्टिलिटी बनी हुई है, लेकिन अगेन लोअर लेवल से यहाँ पे रिकवरी आती हुई दिखी। फिलहाल 100-150 अंकों की कमजोरी आपको निफ्टी बैंक में दिखाई देगी। मिड कैप्स आपको हरे निशान में दिखेंगे, एक आउट परफॉर्मेंस दिखा जरूर रहे हैं निफ्टी बैंक के मुकाबले, लेकिन यहाँ भी मामूली बढ़त आपको दिखेगी। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 106 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, तो मिड कैप से आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिखा रहे हैं इस वक्त। तो चलिए मिड कैप का इंडेक्स तो देख लिया, स्टॉक्स भी आपके सामने ले आते हैं, क्या रुझान बना हुआ है आज के सेशन में। हालांकि अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो काफी सारी ऐसी पॉकेट्स दिखेंगी जो तेजी में कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स के साथ। कोलगेट, इमामी, पतंजलि, गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर आपको 3.5% तक के मूव्स दिखाई देंगे। कोलगेट, इमामी, पतंजलि 1 से 1.5% की बढ़त दिखा रहे हैं। एफएमसीजी के अलावा आज के सेशन में नजर आ रही है सीमेंट स्टॉक्स पर, जो दामड़ नई खबर आई है उसने पूरे ही स्पेस में तेजी फ्यूल की है। श्री सीमेंट 6% ऊपर, जेके लक्ष्मी सीमेंट 5.5% ऊपर है, जेके सीमेंट में भी 3.5% का मूव, रामको सीमेंट भी 2% ऊपर है। लेकिन अगर आप सीमेंट में स्मॉल कैप में भी जाएंगे तो वहां भी तेजी जबरदस्त आज के सेशन में है। ऑटो एंसिलरी, ऑटो आज बैकफुट पे है, लेकिन एंसिलरी स्टॉक्स में एक्शन दिखाई देगा। इग्राशी मोटर्स 20% ऊपर, राने होल्डिंग 6.5% ऊपर, मेनन बियरिंग 5% ऊपर है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन डे हाई पर अब कारोबार कर रहा है 2% की मजबूती के साथ। होटल स्टॉक्स चमक रहे हैं, EIH एसोसिएटेड, लेमन ट्री, ताज जीवीके, इंडियन होटल सभी में तेजी बनी हुई आज के सेशन में। EIH 11% ऊपर है, EIH एसोसिएटेड 4.5% ऊपर, बाकी दोनों स्टॉक्स में भी आपको 4% की मजबूती दिखेगी। एनबीएफसीज में सेलेक्टिव बाइंग है, रेपकॉम फाइनेंस, उज्जीवन, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर 2.5% के मूव्स आपको दिखेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा फार्मा में देखेंगे तो डॉक्टर लाल, वॉकहार्ट, ग्रेन्यूल, सीक्वेंट साइंटिफिक ये मजबूती दिखा रहे हैं तेजी की तरफ, और यहाँ आपको 7% तक की तेजी दिखाई देगी। आईटी का मूड अभी भी बिगड़ा हुआ है। केपीआईटी टेक, पर्सिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, एलएनटी टेक यहाँ कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। 2.5% तक की वीकनेस आपको आईटी स्टॉक्स में आज के सेशन में दिखाई देगी। तो ये है मिड कैप्स का हाल, जहां पर ज्यादातर पॉकेट्स हरे निशान में कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन अब बात करेंगे खबर की। उड़ान स्कीम के तहत 50 और शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने की तैयारी सरकार कर रही है। उड़ान 5.0 के नागरिक विमानन मंत्रालय ने शहरों का चयन भी किया है, और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है। रोहन, तो बताइए कौन कौन से नए शहर शामिल किए गए हैं, और जो डिसीजन लिया गया है शहरों के ऊपर वो किस बेसिस पे लिया गया है? जी, मुख्य तौर से 3 चीज़ों के आधार पर शहरों का चुनाव किया गया है। ऐसे शहर जो कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास हों, ऐसे शहर जो कि किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास हों, या फिर ऐसे शहर जो किसी धार्मिक स्थल के पास हो, और ऐसे 50 शहरों का चुनाव किया गया है जिन्हें उड़ान 5.0 के तहत जिनके लिए बिड किया जाने वाला है। ये वे शहर हैं जहां एयर स्ट्रिप तो है, लेकिन जहां उड़ान नहीं भरी जाती है, या बहुत छोटा एयर स्ट्रिप है, या फिर बहुत ही लिमिटेड कनेक्टिविटी है, अंडर सर्व्ड है या अनसर्व्ड है। इस आधार पर इनका चुनाव किया गया है। और उड़ान 5.0 के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे अगले 2 से 3 महीने के अंदर सरकार जारी करेगी, उसमें 50 देश के ऐसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इससे पहले हम बता दें कि 70 से ज़्यादा एयर स्ट्रिप्स को रिवाइव किया जा चुका है। उड़ान स्कीम के तहत हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है, और कम से कम 300 से ज़्यादा रूट्स ऐसे हैं जिनको कि जोड़ा जा चुका है। अब जो शहर चुने गए हैं उसमें अगर हम शहरों की बात करें तो बिहार में किशनगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, महाराष्ट्र में यावतमल, कराड़, फलटन, उत्तर प्रदेश में अकबरपुर, सुल्तानपुर, राजस्थान में सवाई माधोपुर और भरतपुर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, उड़ीसा में कोणार्क या मलकानगिरी या हीराकुंड, या हिमाचल प्रदेश में चंबा। ये कुछ नाम है, कुल मिला के 50 ऐसे नामों का चुनाव किया गया है। इन जो शहर हैं इनके लिए बिड आमंत्रित की जाएगी, और जो एयरलाइंस है उनको अधिकार दिया जाएगा कि वे अपने रूट्स को खुद चुन सकें। वो चाहे तो किसी शहर के, किसी राज्य के कैपिटल से इन्हें जोड़ने के लिए बिड जो रूट्स का प्रस्ताव रख सकते हैं, और उस पर एक सेकेंड स्टेज की बिडिंग भी होगी, जिसके आधार पर एयरलाइंस को ये रूट्स दिए जाएंगे। इसमें एयरलाइंस को 2 फायदे होंगे। एक तो वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी, यानी अगर किसी रूट में उनको जो पूरे यात्री नहीं आ पा रहे हैं तो सरकार बाकी का जो नुकसान है उसकी भरपाई करेगी। और दूसरा, एक्सक्लूसिविटी का अधिकार दिया जाएगा कि यानी कोई अगर पर्टिकुलर एयरलाइन किसी एक रूट को चुनती है तो उसमें उसी को अधिकार दिया जाएगा कि वही इसे चुन सकती है। इससे पहले 4 चरण हो चुके हैं, और 5वें की अब तैयारी सरकार कर रही है, और ये कुछ शहर हैं जिनका चुनाव किया गया है। रोहन बताने के लिए कि कौन कौन से शहर हो सकते हैं, और
किस बेसिस पे चयन किया गया है, तो ये अच्छी डेवलपमेंट है देश भर के डेवलपमेंट के हिसाब से। एक बार कंटेनर कॉर्प दोबारा ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि ये अब 720 के ऊपर आ चुका है। 750 के गावर साहब ने टारगेट्स की बात की है, पर जिस तेजी से दौड़ रहा है वो टारगेट्स भी लाइकली लगते हैं। अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कंटेनर कॉर्प का स्टॉक कारोबार करते हुए 727 के लेवल, अब 9% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है, 730 ऑलमोस्ट। तो गावर साहब के टारगेट्स के नजदीक तेजी से पहुंचते हुए कंटेनर कॉर्प का स्टॉक। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे शिबानी घरत और उनसे जानेंगे क्या होगा आज शाम एप्पल के फार आउट इवेंट में, एक ब्रेक के बाद। मिड कैप मंत्रा, और आज पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो अमेरिका पर टिकी होंगी, जहां आज रात एप्पल का फार आउट इवेंट होने वाला है। और इस बहुचर्चित इवेंट में एप्पल नए स्मार्टफोन, नई वॉच और एयरपॉड से पर्दा उठा सकता है। इस पूरी अपडेट को देने के लिए शिबानी घरत हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिबानी, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आज? बिल्कुल, जब एप्पल ने इनवाइट्स भेजा हम जैसे जर्नलिस्ट को, तो फार आउट इस कंपनी की टैगलाइन, इवेंट की टैगलाइन को देखकर इट हैज केप्ट ऑल ऑफ अस गेसिंग कि एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन कई बार ऐसे इवेंट्स के दौरान मैं बता दूं आपको कि एप्पल बिल्कुल जिसे कहते हैं कर्व बॉल भी डालता है। लेकिन फिलहाल रूमर्स और लीक्स के मुताबिक इनफैक्ट 4 नए आईफोन्स की एक्सपेक्टेशन है इस इवेंट के दौरान। 4 नए आईफोन 14 सीरीज के फोन्स की एक्सपेक्टेशन है इनफैक्ट इस इवेंट के दौरान। 2 मिड साइज के फोन और 2 बड़े साइज के यानी 6.7 इंच के डिस्प्ले वाले फोन। तो आईफोन 14 का एक बड़ा वेरिएंट, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स, ऐसे 4 नए आईफोन्स की उम्मीद है। साथ ही ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रो वेरिएंट है वो शायद थोड़ा पतला हो सकता है, इनफैक्ट लाइटर भी हो सकता है। इसी के साथ साथ कैमरा क्वालिटी जो है प्रो वेरिएंट की, उसमें थोड़े और सुधार की उम्मीद है। शायद 8K वीडियोस भी आप इस फोन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कई सारे लीक से मुताबिक इनफैक्ट ये एक्सपेक्टेशंस है नए आईफोन से। इसी के साथ साथ कंपनी ने प्रोबेबली शायद कंपनी अपने नए एप्पल वॉचेस, सीरीज 8 के एप्पल वॉचेस भी लॉन्च करेगी शायद इस इवेंट के दौरान। अभी टिपिकली हर इवेंट के दौरान एक सीरीज 8 और SE इनफैक्ट कंपनी ये इस तरह के वॉचेस लॉन्च करती है। एक नया प्रो वेरिएंट भी इस इवेंट के दौरान शायद लॉन्च हो सकता है, ये भी उम्मीद की जा सकती है। यानी 4 फोन और 3 नए वॉचेस की उम्मीद है। अभी पिछले साल के इवेंट के दौरान एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च किए थे। अभी 2022 जो है इसमें एप्पल एयरपॉड्स प्रो के नए इनफैक्ट वेरिएंट की उम्मीद है। एप्पल एयरपॉड्स प्रो 2 और एक मैक्स शायद एयरपॉड्स का वेरिएंट एक्सपेक्टेड है इस इवेंट के दौरान। सो 2 नए ट्रूली वायरलेस इनफैक्ट डिवाइसेस शायद कंपनी इस इवेंट के दौरान लॉन्च करेगी। अभी आपको बता दूं कि ये इनफैक्ट साल का तीसरा इवेंट होगा एप्पल का। टिपिकली सितंबर इवेंट जो है वो काफी बड़ा होता है, काफी बड़े धमाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल से। और पिछले साल बिकॉज इट वाज अ 13 सीरीज फोन, तो कई लोग सुपरस्टिशियस होते हैं 13 नंबर को लेकर। तो कई लोग वर वेटिंग एंड वॉचिंग कि अगला इनफैक्ट डिवाइस क्या होने वाला है एप्पल की तरफ से। तो बड़े इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस है इस इवेंट से। एक बड़ी चीज जो शायद एप्पल इन डिवाइसेस से हटाएगा, ये एक्सपेक्टेशन है कि नॉच, जो इनफैक्ट आजकल एक कंप्लीट इनफैक्ट डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आपको वीडियो सीरीज वगैरह व्यूइंग के लिए मिलता है, तो ऊपर जो नॉच होती है किसी भी एप्पल डिवाइस पे इस तरह की, उसे हटाने की भी उम्मीद है इन डिवाइसेस से। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि एग्जैक्टली आज रात 10:30 बजे क्या एप्पल इनफैक्ट अनवेल करने वाला है। इंतजार तो इनफैक्ट यही है कि नए सीरीज में यानी 14 सीरीज में क्या खास होगा। अटकलें तो ये भी लगाई जानी कि 3 की जगह ज्यादा कैमरे हो सकते हैं, 4 कैमरे भी दिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए वो तमाम डिटेल्स शिबानी ने आपको दी हैं। शुक्रिया शिबानी आपका इन सभी बातों के बारे में डिटेल्स देने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हो, फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे एंजल 1 के समीत चौहान और strategy.com के आशीष क्याल हमारे साथ मौजूद है। फटाफट से ले आते हैं रिटर्न की स्थिति या फिर जो बदलाव हमारे एक्सपर्ट्स ने किए हैं। फिनोलेक्स केबल आशीष क्याल ने ऐड किया है खरीदारी की सलाह 515 के टारगेट के लिए। 455 का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 476 के लेवल्स पर ही खरीदारी की कॉल दी जा रही है। तो ये एक एडिशन है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो में।
आप एक बार देख लेते हैं मुनाफे के मीटर को, यानी अब तक के रिटर्न की स्थिति। हालांकि अब तक हमने देखा था कि तीनों ही खिलाड़ी की ओर से पॉजिटिव रिटर्न आ रहे थे, बढ़त बनाई हुई थी रूपक डे ने, वही सिलसिला है। रूपक डे का पोर्टफोलियो 18.5% का रिटर्न, लेकिन आशीष ख्याल इंचअप हुए हैं। इनका दूसरा पायदाना हो चुका है 4.25% के रिटर्न के साथ। समीर चौहान का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न लैंड कर रहा है। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 की स्थिति। ब्रेक के उस पार आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत होगी एंड्योरेंस टेक की मैनेजमेंट से। लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता देते हैं जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है उसकी पहली झलक के साथ आपको छोड़ जाते हैं। और कल पीएम मोदी इसका